गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भीमसेन राजपूत, डाइट प्रवक्ता एटा। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वर्क और एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। वर्क एंड एनर्जी, कार्य तथा ऊर्जा। तो कार्य, वर्क, सामान्य भाषा में हम कहें अगर किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाएं, फोर्स अप्लाइड करें, ये ए बॉडी है, अगर हम इस बॉडी पर अगर फोर्स ए अप्लाइड करें तो ये बल की ही दिशा में, फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है, विस्थापित हो जाती है और ये पोजीशन बी में पहुंच जाती है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा? फोर्स की डायरेक्शन में होगा। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को हम क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। ओके, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। तो इसका मात्रक एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सीजीएस, एमकेएस में वर्क फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करेंगे, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर, और सीजीएस में वर्क का डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसको हम क्या बोल देंगे? जूल बोल देंगे। और इसको डाइन कहते हैं। स्टॉप की परिभाषा, यदि किसी पिंड पर 1 न्यूटन बल लगाकर विस्थापन 1 मीटर हो तो कार्य 1 जूल प्राप्त होता है। अब हम कार्य के अन्य मात्रक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 और इलेक्ट्रॉन का 1.6 10 टू दी पावर -19 जूल, तो ये हो जाएगा 1.6 10 टू दी पावर -19 जूल। 1 किलो वाट हावर्स, तो 1 किलो यानी 10 टू दी पावर 3 वाट हावर्स लिखेंगे 60 इंटू 60 जूल, और इसको 36 इंटू 10 टू दी पावर 3
जूल और इसको 3.6 10⁶ जूल। पर क्षैतिज से थीटा कोण पर कार्यरत नियत बल द्वारा किया गया कार्य। मान लीजिए ये कोई पिंड है और यहां से इस पर फोर्स यूं अप्लाइड किया, ये फोर्स अप्लाइड किया, ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया, हॉरिजेंटल सरफेस ए बॉडी है और ये फोर्स एफ अप्लाइड हो रहा है एंगल थीटा पर। ये हमारा थीटा एंगल हो गया। तो इसके फोर्स के हमने और ये यहां से इस पोजीशन में बी स्थिति में ये बॉडी पहुंच गई। तो इस फोर्स को हम किसी एंगल पे अप्लाइड कर रहे हैं, किसी वस्तु पर क्षैतिज से थीटा कोण पर कार्यरत नियत बल द्वारा किया गया कार्य। तो फोर्स एफ के हम कंपोनेंट करेंगे, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा और ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। तो हम पढ़ चुके हैं बल लगाकर वल की दिशा में विस्थापन। वर्क जानते हैं, वल इंटू वल की दिशा में, वल की दिशा में विस्थापन। तो वल हमारा एफ हो गया और विस्थापन कितना है, बल द्वारा विस्थापन एफ कॉस थीटा और विस्थापन डी। तो यहां से हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। तो ये हमारा जो है एंगल थीटा पर नियत बल द्वारा किया गया कार्य का फार्मूला है। क्योंकि हम देखते हैं कि फोर्स हमने किसी हॉरिजेंटल से फोर्स एफ एंगल पर लगाया, तो ये जो फोर्स का जो कंपोनेंट हुआ एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, जो एफ कॉस थीटा है और ये इसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा वर्क कहलाता है। वर्क की डेफिनेशन ये है कि बल उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में विस्थापन होता है। तो इस तरह से ये वर्क एफ डी कॉस थीटा आता है। पॉजिटिव कार्य, धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य के लिए थीटा की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन 90। अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम है तो कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकंड, शून्य कार्य, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तब कार्य शून्य प्राप्त होता है। देखिए हम जानते हैं, अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये बॉडी है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये बी, तो आप जानते हैं आप फोर्स यूं अप्लाइड कर रहे हैं अपवर्ड, फोर्स अप अप्लाइड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इनके बीच जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। तो ये हमारा जो वर्क डन होगा वो शून्य होगा। जैसे आप जानते हैं कोई कुली है, कुली एक बोझ को लेके अगर हॉरिजेंटल से अगर 90 एंगल पे खड़ा हुआ है और कुली बोझ लेके चलता है, तो उसके द्वारा जो फोर्स उसकी बॉडी पर लग रहा है,
क्योंकि वो मूव करेगा, मूव करने पर वो 90 एंगल बनेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो कुली के द्वारा वर्क क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन अगर हम कहें जो है, क्योंकि कुली आगे की ओर मूव कर रहा है, और अगर आगे की उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है, तो वर्क जीरो नहीं होगा। वर्क कुली के द्वारा जीरो जब होगा कि उसके गुरुत्व बल के द्वारा और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बनेगा। यहां पर देखिए, जब कुली खड़ा है, कुली और इधर को चल रहा है, तो कुली पर एक गुरुत्व बल लगेगा, गुरुत्व बल की वजह से वर्क डन जीरो होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि बल और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल किसके बीच में बन रहा है, ये चीज हमें यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की है कि ऐसा बात नहीं है कि कुली के द्वारा वर्क नहीं किया जा रहा है, कुली वर्क कर रहा है। अगर वो एक अपन से अगर वजन लेके वो अगर मूव करता है, मूव करने से क्या होता है, तो वो तो वर्क करेगा, लेकिन वर्क हो किस बल के द्वारा रहा है। अगर हम उसके गुरुत्व बल के द्वारा अगर वर्क फाइंड करेंगे तो वो जीरो आएगा, क्योंकि वो जो बोझा है अपने सिर पर रखे हुए है, उसकी बॉडी पर गुरुत्व बल कार्य कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आगे इनके बीच गुरुत्व बल की वजह से ये 90 का एंगल बन रहा है, और 90 के एंगल की वजह से ये कार्य जीरो होगा। न कि अगर वो और किसी बल के द्वारा वर्क की बात करते हैं तो वर्क जीरो नहीं होता। अब नेगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य, यदि थीटा इज ग्रेटर देन 90, तब कॉस थीटा निगेटिव होगा, अर्थात कार्य भी ऋणात्मक होगा। यह हमने स्पेशल केस पढ़े, 3 स्पेशल केस थे, वर्क, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क और निगेटिव वर्क। जीरो वर्क जब होता है जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो एंगल बनता है वो 90 होना चाहिए, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए वर्क डन जीरो होता है। पॉजिटिव वर्क जब होता है जब थीटा की वैल्यू स्मॉलर देन 90, यानी 90 से कम थीटा की वैल्यू होगी, क्योंकि cos थीटा के सारे मान जो है 90 से कम पर पॉजिटिव होते हैं, और 90 से ग्रेटर अगर वैल्यू है थीटा की तो cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो हम बोल देते हैं नेगेटिव कार्य होगा। ये मैथमेटिक्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम स्टडी करेंगे ऊर्जा की, एनर्जी के बारे में। एनर्जी, ऊर्जा, किसी वस्तु द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। करने की क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक वही है जो इसका मात्रक वही है जो कार्य का है, जूल। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस तरह से बहुत सारी फॉर्म होती हैं एनर्जी की। तो एनर्जी की विभिन्न रूप होते हैं, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे केवल यांत्रिक ऊर्जा की। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट गतिज ऊर्जा, नंबर सेकंड स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु में जो स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
बहते पानी की गतिज ऊर्जा जिसके द्वारा टरबाइन मूव करती है। तो ये हमारा गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो गया। एक तनी हुई स्प्रिंग में हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और बंदूक की गोली में गतिज ऊर्जा होती है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गए हमारे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर, इसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और ये पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, वेयर एम यहां पर मास है, वी वेलोसिटी है, वेयर एम मास, जी ग्रेविटेशन, एक्सीलरेशन, एच हाइट। तो इस तरह से हमें ये पता लगा। अब हम इस फॉर्मूले का किस तरह से निगमन करते हैं देखते हैं। व्यंजक व्यंजक माना कोई भी वस्तु है वो ब्रह्म अवस्था से चलना प्रारंभ करती है और इसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वो परिवर्ती बल द्वारा विस्थापित dt समय में ds विस्थापन हो जाता है। तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू परिवर्ती बल इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क होगा स्मॉल वर्क डन। अब गति के नियम से F इज इक्वल टू एम ए, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए डी एस। और ए को हम लिख सकते हैं, ए एक्सीलरेशन है, ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। तो यहाँ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डी बी अपॉन डी टी और डी एस। तो यहां से डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी इसको वेलोसिटी लिख देंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी और डी बी। तो इसलिए किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू ब्रह्म अवस्था से बॉडी स्टार्ट हुई तो 0 से B लिमिट इंटीग्रेशन एम बी डी बी। एम बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, 0 से V V D B। तो m इसका इंटीग्रेशन किया v स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से B, अपर लिमिट v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 2। तो W इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई 2। ये जो कृत कार्य है यही काइनेटिक एनर्जी होगी, यही काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। ओके। गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग में संबंध। तो लीनियर मोमेंटम Phi इज इक्वल टू एम बी होता है। तो यहां से V इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन एम। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां से हाफ एम और V की वैल्यू P स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम से एक एम कैंसिल, P स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m। और P
स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k और p इज इक्वल टू रूट 2m k। ओके, कट करिए। पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, हमारा फार्मूला था P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k, यही फार्मूला था। मान लीजिए इनिशियल लीनियर मोमेंटम P है और काइनेटिक एनर्जी K है। तो यहां से हम देख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K, ये तो कांस्टेंट है, ये 2m। तो अब कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम को डबल कर दिया जाए, P इज प्रोपोर्शनल, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ये हमने के डैश कर लिया। तो यहां से P स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल K और 4P स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल K1। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना, मतलब जो है कितने परसेंट इंक्रीमेंट होगा, तो K1 माइनस K अपॉन इनिशियल K इंटू 100, ये फार्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। K1 4P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर और फिर K की वैल्यू है हमारी P स्क्वायर इंटू 100, तो ये 3P स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इंटू 100, P स्क्वायर से P स्क्वायर, ये 300% की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। धन्यवाद। 4m द्रव्यमान के 2 अणुओं की गतिज ऊर्जा समान है। उनमें रेखीय संवेगों का क्या अनुपात होगा। ये क्वेश्चन है, करते हैं हम। m और 4m द्रव्यमान के 2 अणुओं की गतिज ऊर्जा समान है, उनमें रेखीय संवेगों का क्या अनुपात होगा। तो हमारा फार्मूला अभी आपने पढ़ा था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट m होगा, क्योंकि फार्मूला जो होता है P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k। तो यहाँ पर जो है K तो कांस्टेंट कर दिया, गतिज ऊर्जा समान है और 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो m पे डिपेंड करेगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट m। तो शुरुआत में अणु की जो मास है वो m है, इसे P1 कह देंगे। P2 इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4m। तो इनका रेखीय संवेगों का अनुपात, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू m अपॉन 4m, m से m कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1/2। तो P1 अनुपात P2 1/2, ये आंसर होगा। ये आप लोगों को करना है। धन्यवाद।